जय हिंद दोस्तों मैं आलोक। आप सबका एआर कैंपस में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के संविधान से अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर किया है। आप एक बार इसको वीडियो को देखने के बाद लास्ट तक आप अनुसूचियाँ आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि 12 अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, सभी को हम यहाँ पे गिना देंगे अच्छे से। और एग्ज़ाम में आप यकीन नहीं मानोगे कि लगभग अगर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन उठाता है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठा लेता है अनुसूचिया से। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत ही आसान ट्रिक और आसान भाषा में इसको लेके आया हूँ। ठीक, और लास्ट में ख़त्म होने के बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराया है, उसको भी देखिएगा। ठीक, आइए हम जानते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ दो तरीके से मैं पढ़ूंगा। एग्जाम में पूछता है कि इसको मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है। मूल संविधान बोलने का मतलब है कि जब आपका संविधान 26 जनवरी 1949 को बना, उसके बाद अनुसूचियाँ कितनी अनुसूचियाँ थी, उसके बाद करंट में इस प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आप लोग जानते रहिएगा मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? आपका मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद इन जब भी आवश्यकता पड़ा संविधान में संशोधन करके अनुसूचियां जोड़ दी गई। ठीक है, अब इस समय प्रेजेंट में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो मोटा मोटा एक क्वेश्चन तो आप लोग का यहीं पे ये हो गया कि अनुसूचियां कितनी पहले थी, अब कितनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 पहले थी, 12 अब हो गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब कब कब कैसे कैसे जोड़ी गई, सबको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत अनुच्छेद 31 बी के माध्यम से जोड़ी गई। याद रखिएगा, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि आपसे पूछ सकता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ठीक है, उसी के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और किस आर्टिकल के थ्रू जोड़ी गई थी? 31 के बी और 31 बी। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये 31 बी को समझिए क्या कहता है। ये कहता है कि देश को समाज के हित में किसी भी कार्य के लिए जमीन की ज़रूरत पड़ने पर जमीन के मालिक से जमीन को एक्वायर करने का अधिकार देती है। यानी अगर देश को ज़रूरत पड़ गई ज़मीन की, तो ये ज़मीन के मालिक से उस ज़मीन को मतलब एक्वायर कर लेगा, यानी उसको ले लेगा। 31 बी यही कहता है। आगे भी मैं बहुत अच्छे से इसको पढ़ समझाऊंगा। ठीक है, अब आगे देखिए 10वीं अनुसूची क्या कहता है? दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखिए 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 1992 में। कब? 1992 में। ठीक है, ये 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये मोटा मोटा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस पेज से, केवल इस पेज से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पेज को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, उतार लेना आप। आगे देखिए अब। ठीक है, संविधान में वर्णित अब अनुसूचियां देखेंगे। 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची से हम स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची क्या कहता है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों का नाम, न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख क्या करता है? क्या करता है? राज्य एवं राज्य संघ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, उनके नाम, न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख कौन करता है? प्रथम अनुसूची करता है। अब आप लोग देखे होंगे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में आता था। जब आप 22 भाग पढ़ेंगे संविधान में, तो उसमें भाग 1 में क्या आता था? संघ और उसका मतलब संघ और उसका नाम, ये राज्य क्षेत्र आता था आपका। और वो आर्टिकल कितने से? अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आता था। ठीक है, लेकिन प्रथम अनुसूची में 2 ही अनुच्छेद की बात करेगा। ठीक है, कौन कौन सा? अनुच्छेद 1 की बात करेगा और अनुच्छेद 4 का बात करेगा। अनुच्छेद 1 जानते हैं, संघ और संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जैसा कि बोला गया है कि हमारे टाइम पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 क्या कहता है इसमें? अनुच्छेद 4 के अनुसार जो अनुच्छेद 2 है, जो अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन। तो समझ में आ गया ना? अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, उसके सीमा क्षेत्र और नामों में परिवर्तन हेतु। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर हमें अनुच्छेद 1 तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 4 क्या है?
अनुच्छेद 4 है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी उसे नॉर्मल तरीके से हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 4 कहता है इसमें। ठीक, अब आगे देखिए, संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो संसद जो है साधारण बहुमत द्वारा, न कि ये संविधान 368 के तहत। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची बस मोटा मोटा आप ये लोग क्या याद रखोगे कि राज्य और संघ राज क्षेत्र के बारे में बताया है, उसके न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं के बारे में बताया। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या करता है, संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है। अब दूसरी अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे याद रखेंगे आप लोग, पहली अनुसूची तो देख लिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया, उसके बारे में बताया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची अब नेता लोग से आके मिलिए। अब जैसे कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई नेतागण होते हैं। ठीक है, तो नेता लोग पहले क्या पसंद करेंगे लेना, एक तरह से अपने दिमाग लगाइए। अगर हम वेतन रखते हैं, शपथ रखते हैं, तो पहले वो लोग क्या प्रेफर करेंगे, पहले वो लोग पैसा प्रीफर करेंगे या पहले शपथ लेंगे। तो नेता लोग जानते हैं वैसे नेता होते हैं, तो वो लोग पहले शपथ लेना बाद में पसंद करेंगे। पहले वो लोग कहेंगे पहले पैसा आने। ठीक है, पैसा आने दो। ठीक है, सबसे बड़ा पैसा होता तो पैसा आने दो। तो दूसरी अनुसूची क्या करती है, इनके वेतन से, जो पदाधिकारी होते हैं इनके वेतन से रिलेटेड है ये दूसरी अनुसूची। ठीक है, अब कौन कौन आता है इसमें, आइए देखते हैं कौन कौन आता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज लोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। केवल अब यहाँ क्वेश्चन एक उठता है, केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए परिलब्धियां का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, परिलब्धियां का, ये जैसे यहाँ पे ऊपर देखे थे आप लोग ने, यहाँ पे पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, इनसे संबंधित प्रावधान। तो परिलब्धियां किसके राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए शब्द किया गया है। जैसे किसी को वेतन भत्ता कह सकते हैं, किसी को, ठीक है, विशेषाधिकार कर सकते हैं, तो परिलब्धियां भी किसी को कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में भत्ता मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अलग से नहीं, राज्यसभा के सभापति। आप देखे थे यहाँ पे ना, ये यहाँ पे ऊपर ये वाली लाइन, 4th लाइन, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। तो सभापति कौन होता है, ये उपराष्ट्रपति तो होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, आगे देखिए तीसरी अनुसूची। अभी दूसरी अनुसूची में क्या बोला मैंने, वो लोग क्या के लिए वेतन ले लिए, अपना वेतन अब क्या लेंगे, शपथ लेंगे। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। ठीक है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, ये लोग शपथ लेंगे। ठीक है, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य। ठीक है, संघ और राज्य के मंत्री होंगे। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोग होंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है, आप लोग यहाँ से समझना। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलते कि राष्ट्रपति का जो शपथ है क्या तीसरी अनुसूची में आता है, तो नहीं, क्योंकि इनके लिए एक अलग से आर्टिकल प्रावधान किया गया। देख लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल है। राष्ट्रपति के लिए 60 है, ये अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेते हैं, और राज्यपाल 159 के तहत संविधान विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। कौन कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति का आर्टिकल याद रखना 60, और राज्यपाल का कितना है 159, और उपराष्ट्रपति का 69। ठीक है, उपराष्ट्रपति का 69। 3 लोग का देखना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये राज्यपाल। ठीक, प्रेसिडेंट का कितना है 60। ठीक है, अब 9 लास्ट में अलग से जोड़ दीजिएगा, 60 है, यहाँ पे 69 हो जाएगा उपराष्ट्रपति का, और राज्यपाल का कितना हो जाएगा 159। ठीक, ये तीनों चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक, आगे देखिए, अब इसमें वही लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं अनुच्छेद
124(6) के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 219 विशेष रूप से ज्ञान और विवेक से अपने पद का कर्तव्य का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करे संविधान के लोग शपथ लेते हैं। ठीक, आगे देखिए चौथी अनुसूची देखिए। अब क्या है, पहला तो आप लोग जान रहे हैं कि भारत के बारे में बताया है कि उसका 28 राज्य हैं, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बता लिया। ये बताने के बाद अब पॉलिटिशियन की काम स्टार्ट होगा। पॉलिटिशियन का काम क्या है, सबसे पहले वो पैसा ले लिए, भैया पहले पैसा चाहिए, हम शपथ बाद में ले लेंगे, पहले माल मुझे ला के दो, ठीक है, पहले सबसे बड़ा रुपया ला के दो, वेतन दो, भत्ता दो, इसके बारे में बात करो। तो दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता के बारे में बात कर लिया। फिर कहे यार चलो ठीक है वेतन भत्ता मिल गया, लाओ इसी लाके शपथ ले लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या करते हैं वो लोग, शपथ ले लेते हैं। अब जब शपथ लेने के बाद अरे कुछ काम भी तो करेंगे, ठीक है, उसके बाद काम भी तो करना चाहिए। तो कहें चलो ठीक है चौथी अनुसूची में उसके बारे में बताओ। तो चौथी अनुसूची यही कहता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन होना चाहिए, कि कितनी सीटें कौन से राज्य को दिया जाए, ठीक है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों को कितनी सीटें किस राज्य को जनता के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कितनी सीटें दिया जाए। तो ठीक है, जैसे देख सकते हैं चौथी अनुसूची तो पता चल गया ना कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें, चौथी अनुसूची में। ठीक, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, 31 हैं, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में, ये पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 सीटें हैं। इसका मैंने बहुत बढ़िया सा ट्रिक बनाया है, वीडियो बनाया है आपका सीटों के बारे में, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। बहुत अच्छे से मैंने ये पूरा सीट आपको उंगलियों पे रटवा दिया हूँ। जैसे देखो पश्चिम बंगाल और बिहार का तो मैंने ऐसे बता दिया, हमारे बंगला में 16 बिहारी रहते हैं, ठीक है, क्या बताया था, हमारे बंगला में 16 बिहारी रहते हैं, ठीक है, 16 बिहारी भाई रहते हैं, ठीक, 16 बिहारी रहते हैं। तो हमारे बंगला से पश्चिम बंगाल, बिहारी से बिहार, ठीक है, और 16 से 16 इनकी दोनों जगह की 16 सीटें हैं, ठीक है। तो मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप लोग देख लेना। और ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, पांचवी अनुसूची देख लेते हैं। अब पांचवी अनुसूची ये इसका आर्टिकल 244 आर्टिकल से रिलेट करता है। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 से देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बात करता है क्या, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। बहुत ही सेंसिटिव केस है, बेस्ट सेंसिटिव लाइन लिखा गया है। ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र मतलब समझे, इनका जो कल्चर होता है, ठीक है, इनका पहनाव होता है, इनकी संस्कृति होती है, इनका रहन सहन होता है, खान पान होता है, इन लोगों का हम लोग से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़े लोग रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों को ही घर बनाते हैं, और जानवर ही इनका भोजन होता है मुख्य रूप से। इनकी तरफ कोई कभी ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। तो सरकार जो हमारे जो ये इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग थे, संविधान सभा निर्माताओं ने, इन्होंने भी सोचा कि इनके अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के बारे में भी सोचा। तो उन्होंने सोचा कि इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, तो इनके तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। इसी के द्वारा बोला गया कि इनके लिए भी संविधान में कुछ करना चाहिए, इसलिए इनके लिए पांचवी अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, अनुसूची जोड़ी गई, पांचवी अनुसूची, ठीक, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र के लिए, ताकि ये लोग भी हमारे बराबर में आ सके, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल में हमारे साथ खाना बैठ के खा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं। इसलिए इन सब पे ध्यान दिया गया। अब इसमें क्या ध्यान दिया गया कि अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्र, ध्यान देना, एक एक वर्ड को ध्यान देना, एक एक शब्द को। अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। समय समय पे राष्ट्रपति के निर्देश में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है अनुसूचित जनजाति के निवास क्षेत्रों में, ताकि राष्ट्रपति जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करे, ताकि ये लोग जाएं वहाँ पे देखें क्या जो कानून इनके लिए बना है, जो व्यवस्था इनके लिए की गई है, ये उचित है कि नहीं, इनको लाभ मिल रहा है कि नहीं, समय समय पे राष्ट्रपति को निर्देश देते रहे, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू करने या न करने का अधिकार है। अब इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर कोई संसद है या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाता है, किसके लिए, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के लिए कोई कानून बनाया, वो कानून बनाने के बाद राज्यपाल देखेगा क्या ये कानून ये
अनुसूचित जाति और क्षेत्र के लिए ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो ये राज्यपाल अधिकार देगा कि हाँ इसको लागू करो या न लागू करो। और समय समय पे राज्यपाल राष्ट्रपति को भी निर्देश देता रहेगा, बताता रहेगा, ठीक है, कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये एरिया डेवलप कर रहा है, ठीक है, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों वाला एरिया डेवलप कर रहा है। और राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है कि राज्यपाल से इन सब एरिया के बारे में पूछ सकता है। तो 5वीं अनुसूची देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राज्यपाल की भी शक्ति का अनावरण किया गया अभी, ठीक है। आगे देखिए 6ठी अनुसूची भी देखिए, 5वीं और 6वीं अनुसूची सिमिलर ही है, ठीक है। ये भी अनुच्छेद 244, 275 एक ही बात करता है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ विशेष राज्य जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसमें 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची का तो देख लिया आप, ठीक है, कि जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताया गया। लेकिन 6ठी अनुसूची में विशेष करके, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि 6ठी अनुसूची में विशेष करके कौन कौन से राज्य को बताया गया है। तो एक छोटा सा आप जानते ही होंगे ट्रिक है, एटीएम स्क्वायर। तो ए से असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। मणिपुर याद रखना, मणिपुर नहीं है, ठीक है, मणिपुर नहीं है। इस तरह से याद रखना कि यार मणि क्या होता है, जानते हो, मणि बहुत बहुमूल्य चीज़ है ना। जब जिसके पास मणि है तो वो जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र क्या मतलब, ठीक है। तो मणिपुर को हटा देना। तो पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर में मेघालय, मिजोरम, मणिपुर 3 वर्ड आते हैं यम से, ठीक है। तो लेकिन मणि को हटा देना, क्योंकि मणि ये अनुसूचित जाति जनजाति उससे मतलब नहीं, क्योंकि मणि तो उसके पास खुद ही है, ऐसे याद रखना, ठीक। तो असम हो गया, एटीएम स्क्वायर क्या हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक। तो इन सब के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि 22वां संविधान संशोधन 1969 का जब आया था, 22वां संविधान संशोधन 1969 आर्टिकल 244A के तहत संसद असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य, उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद के सृजन की शक्ति देता है, ठीक है। कौन? 22वां संविधान संशोधन 1969, ठीक है। असम के राज्य के कुछ जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था, ठीक। आगे देखते हैं इसमें क्या है। राज्यपाल जिला परिषद तथा क्षेत्र परिषद का गठन तथा विघटन भी कर सकता है। राज्यपाल को यहाँ पे ये शक्ति दी गई है, जो जिला परिषद है और क्षेत्र परिषद जनजाति वाले एरिया, उनका गठन भी कर सकता है, विघटन भी कर सकता है, ठीक। तो मोटा मोटा तौर पे आप 6ठी अनुसूची में क्या रखेंगे याद, ऊपर वाली लाइन जो एग्जाम में पॉइंट आप यहाँ से एग्जाम में पूछता है, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। इसमें क्या बोला गया, केंद्र और राज्य के बीच में विभिन्न शक्तियों के बंटवारे में जानकारी देता है, यानी केंद्र और राज्य की शक्तियों के बारे में बताया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी शक्तियों में 3 चीज़ जोड़ा गया है, 3 सूची जोड़ी गई है, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची में क्या है, इसका कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को। संघ सूची में जो है, यूनियन लिस्ट में केंद्र कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार या संसद के पास है। इसमें कितने विषय हैं, पहले 97 विषय थे, बढ़ा के अब 100 विषय कर दिए। एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि यूनियन लिस्ट या संघ सूची में कितने विषय हैं, तो क्या बोलेंगे आप, 100, ठीक। और संघ सूची का कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार या विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल आप लोग जान रहे हो कि संसद जान रहे हैं ना क्या है, संसद के अंदर क्या है, संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 3 आते हैं। इसी तरह से विधानमंडल होता है राज्यों के लिए, ठीक। विधानमंडल में क्या होते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल 3 लोग आते हैं, ठीक, ये जानते रहना। अब ये राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन यहाँ से 5 निकाल दिया गया, 5 निकाल के समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अब इसके जब 5 निकल गए, बचे कितने, 61 बचे, ठीक। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों को है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसको देता है, संघ को। अगर राज्य भी कानून बनाए, संघ भी बना रहे, अगर संघ को अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा कि राज्य का कानून बनाया हुआ संघ को अच्छा नहीं लगा तो संघ अपने तरीके से भी कानून बना सकता है, ठीक है। लेकिन अधिकार दोनों का है, ठीक। इसमें मैंने बोला कि यहाँ से 5 निकल के, पहले ये 47 था, अब 5 और इसमें आके जुड़ गया तब 52 हो गया, ठीक, 52। आगे देखिए,
तो इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं, संघ सूची में कौन कौन से विषय हैं। कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं, जैसे 100 विषय है। इस टाइम में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 हैं। पहले कितने थे? 97 थे। 97 100 हो गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो एग्जाम में आता है, जैसे विदेशी मामले हो गए, आपका रक्षा हो गया, युद्ध हो गया, डाक हो गया, मुद्रा, बैंकिंग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि, कोई भी संधि होती है, ट्रीटी होती है इंटरनेशनल पे, तो ये संघ सूची में आता है। विदेशी ऋण कितना लेना है, कितना देना है, कहाँ देना है, ये सब संघ सूची में आता है। वायु, जल, रेल, परिवहन, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना किस सूची का है? संघ सूची का है। और अंतर्राज्य नदियाँ, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य सूची में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि कृषि किस सूची में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो याद रखना आप लोग, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक। और समवर्ती सूची इसमें आता है, जैसे विवाह हो गया, विवाह होने के बाद तलाक भी तो होगा, ये सब चीज़ें दीवानी हो गई, फौजदारी हो गया, विवाह, तलाक, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा, ठीक है। और बिजली हो गया, और आपका वन हो गया। ये सब कहाँ से आते हैं? समवर्ती सूची में। ये शिक्षा और वन देखना, ये समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विवाह हो गया, तलाक हो गया, फौजदारी, दीवानी, ठीक। इतना चीज़ आप याद रखना, ठीक। आगे देखिए, 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाषा का उल्लेख करता है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, ठीक है। 22 भाषाएं। अब इस क्वेश्चन उठता है, मूल रूप में कितनी थी? 14 भाषाएं, और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। जैसे अभी मैंने जो बोला था कि अनुसूचियाँ, मूल रूप से अनुसूची कितनी थी? 8। उसके बाद 4 और जोड़ी गई, वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। इसी तरह से अगर 8वीं अनुसूची में हम आते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो ये भाषा के बारे में बताता है। भाषा कितनी है? 22 भाषाएं। और 22 भाषा में मूल रूप से 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए, समय समय पर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। पहले तो मैंने बताया 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाद में और जोड़ी गई, कितनी जोड़ी गई? 8 भाषाएं जोड़ी गई। अब देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है कि कब कौन कौन सी जोड़ी गई। 2 चीज़ याद रखना, 21, 71, 92, ये रट लेना, ऐसे रटना, 21, 71, 92, 21, 71, 92। इस संशोधन है, संविधान संशोधन है। 21वां संविधान संशोधन, 71 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन। और कब कब हुआ है? 1967 में, 1992 में, 2003 में। ये देखो 92 यहाँ पे आ जाएगा, 1992 ऐसे कर लेना, और ये 2003 कर लेना, ठीक। ये कि और रट लेना 1967 में, ठीक। 21, 71, 92, ये 92 यहाँ बीच में चला जाएगा, ठीक। 1992 में। तो 21वां संविधान 1967 में हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 92 संविधान संशोधन 2003 में। अब इसमें क्या क्या है? सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन करके उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई, ठीक है। 15वीं भाषा के रूप में कौन सी जोड़ी गई भाषा? सिंधी भाषा, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया? नमक, याद रखना, नमक जोड़ा गया, ठीक है। नमक, बीच में नमक लाओ। कौन कौन सा? नेपाली, ठीक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। उसके 2003 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा देखिए मैथिली जोड़ी गई। मैथिली कहाँ की भाषा है? बिहार की। संथाली झारखंड की। डोंगरी और बोडो भाषा जोड़ी गई, ठीक है, जम्मू कश्मीर की, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 9वीं अभी संसद संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकता है और हटा भी सकता है, ठीक है। आगे 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं से जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून। हम आपको बता देते हैं मोटे मोटे तौर पे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जो राजे मारवाड़ी लोग थे, मतलब जो राजे महाराजा लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो लगभग 10% थे। ये 10% के पास लगभग 90% भूमि थी। 10% लोगों के पास लगभग 90% भूमि थी, ठीक है। अब ये भूमि जो थी, अब जो हमारे पास और जनता, बाकी जनता बची 90%। 90% के पास 10% ज़मीन थी, ठीक है। ज़मीनें थी, ठीक। 90% के पास 10% ज़मीनें थी। अब क्या किया गया? जो संविधान निर्माता लोग थे, जैसे उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कहे ये तो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हो जाएगा कि इतनी ज़मीनें 10 लोगों के परसेंट के पास है, 90% लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, वो भूखे मरेंगे। इससे अच्छा हो कि एक कानून बनाया जाए, ठीक है, जिसका नाम दिया गया जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून बनाया जाए, ताकि उस ज़मीनों को लेके
ज़मीनों को लेके और छोटे वर्ग में बांट दिया जाए ताकि लेवल इनका बराबर हो जाए। लेकिन जब इनका ज़मीन हम लोग ने एक्वायर, राजा महाराजाओं का, ज़मींदारों का ज़मीन लेना स्टार्ट किया, तो ये लोग कोर्ट पहुंचना स्टार्ट किए। ठीक है, कोर्ट पहुंचना स्टार्ट किए, कोर्ट में दायर स्टार्ट किए। तो फिर दिमाग लगाए, ठीक है, जो बुद्धि ने, ये संविधान निर्माताओं ने दिमाग लगाया, ठीक है ठीक है, तुम कोर्ट में जा रहे हो जाओ। लेकिन उसी के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थे उस टाइम प्रधानमंत्री, बोले कि 9वीं अनुसूची जोड़ो, और 9वीं अनुसूची में जोड़ो, उसमें बोलो कि अब कोई कोर्ट में इस मामले को लेके आता तो कोर्ट उसकी बात नहीं मानेगा। तो 9वीं अनुसूची यही इसीलिए जोड़ा गया। ठीक है, तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, तो इसमें क्या, प्रथम संशोधन 1951 द्वारा आर्टिकल 318 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आरक्षित क्षेत्र, जो बोला गया कि जब 9वीं अनुसूची के द्वारा कोई भी जमीन एक्वायर की जाएगी या कोई ज़मीन ली जाएगी, वो ज़मीन को आरक्षित क्षेत्र माना जाएगा कि अब आरक्षित क्षेत्र है, अब इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तब इसमें फिर बाद में एक मामला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 24 अप्रैल 1973 को एक मामला आता है। ठीक है, अब जैसे केशवानंद कौन था, केशवानंद भारती कौन थे, ये एक मठाधीश थे। ठीक है, बहुत बड़ा मंदिर था इनके पास, वो मठाधीश थे, और ये इनके पास जो मठ की ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। इनकी ज़मीनें जब जाने लगी, सरकार ज़मीनें इनकी लेने लगी, तो ये तुरंत क्या किए, कोर्ट पहुंचे और दरवाज़ा उसका खटखटाए, बोले कि अब हम आ गए, हमारी विनती सुनिए। उन्होंने, कोर्ट ने बोला बोलिए क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन छीनी जा रही है, बताइए। तो न्यायालय ने क्या बोला, उच्चतम न्यायालय के अनुसार उसने बोला कि 24 अप्रैल 1973 से पूर्व अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल, ध्यान सुनना, 24 अप्रैल 1973 के पहले अगर कोई कानून, ठीक है, अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाली गई है, 24 अप्रैल 1973 से पहले कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाली गई है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैंने बोला ना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा ये बता दिया गया कि अगर कोई किसी का, मैंने आरक्षित क्षेत्र ले लिया, कोई एरिया पे कब्जा कर लिया या कोई एरिया ले लिया, तो उसके द्वारा कोर्ट में आप नहीं जा सकते। तो वही यहाँ पे न्यायालय कह रहा, 24 अप्रैल 1973 के पहले अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में सम्मिलित हो, न्यायपालिका या जज उस पर कुछ नहीं कर सकता। ठीक, अब उसके आगे देखिए, परंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई कानून 9वीं सूची में रखा गया है और वह संशोधन में आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, यानी बेसिक मूल ढांचे को उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो ये 24 अप्रैल 1973 का वाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ये बहुत ही विस्तार से अगर आपको पढ़ना है, मैं आगे पढ़ा दूंगा केशवानंद भारती बनाम वाला। ठीक है, बस यहाँ मोटा मोटा आप जानते रहिए कि 24 अप्रैल 1973 से पहले, क्योंकि ये 24 अप्रैल 1973 को ही गए थे कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में जब गए तो कोर्ट इनकी बात को माना कि नहीं आप सही कह रहे हो, लेकिन इसके पहले अगर कोई कानून रहा होगा तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो आएगा मामला उस पर हम विचार करेंगे। ठीक, 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची का नाम है दल बदल। दल मतलब पार्टी, बदल मतलब बदल लो, दल मतलब पार्टी, बदल मतलब बदल लो, दल बदल। अब दल बदल का सिस्टम क्या था, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, बाद में संविधान संशोधन करके 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया दल बदल। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, जैसे कि कोई पार्टी है, जैसे अभी बीच में आप देख रहे होंगे कि हरियाणा में देखे होंगे, कि यूपी में देखे होंगे, कर्नाटक में देखे होंगे, असम में देखे होंगे कि कुछ जो विधायक सांसद होते हैं इस पार्टी से उस पार्टी में कूद के चले जाते हैं, उस पार्टी में खरीद लिए जाते हैं। तो ये जो इसी के लिए लाया गया था 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया था, मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने यह व्यवस्था की कि पार्टी में कुल सीटों का, जैसे आपका 12 सीट है, ठीक है, 12 सीट में से कुल सीटों का 1/3 यानी 6 लोग, ठीक है, 6 से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो संबंधित सदन का अध्यक्ष उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर देगा। ठीक, राजीव गांधी के मामले में क्या था, जब राजीव गांधी बोले कि कुल
सीटों का, कुल सीटों का 1/3 सदस्य अगर दल बदल करता है, ठीक है, सीटों का 1/3 से कम व्यक्ति, यानी 6 से कम व्यक्ति, 1/3 से कम व्यक्ति अगर दल बदल करता है, तो जो संबंधित सदन का अध्यक्ष, जो वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष, वो फिर क्या करेगा, उसकी सदस्यता को बर्खास्त कर देगा। अगर 1/3 से ज़्यादा करते हैं तो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक। लेकिन ये तो बहुत कम चीज़ था ना, तो फिर वाजपेयी जी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 91 संविधान संशोधन लाते हैं 2003 में। कहते हैं कि ये व्यवस्था की गई कि सदन पार्टी की कुल सीटों का 2/3 से कम। अब यहाँ पे तो 1/3 था ना, 1/3 से कम, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 2/3 बोल दिया। 2/3 से कम अगर सदस्य दल बदल करता है तो दल बदल का आरोपी माना जाएगा। यानी अगर कहीं मान लीजिए 18 सीट है, ठीक, और उसमें से 2/3 यानी 3 6 18, 6 दूनी 12, अगर 12 से कम लोग, जैसे 11 लोग हो गए, 12 से कम लोग अगर दल बदल करते हैं तो इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है, इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 12 या 12 से ज़्यादा लोग करते हैं ना, तो ठीक है, दल बदल माना जाएगा, ठीक। तो 1/3 और 2/3 याद रखना, ठीक। आइए देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या करता है, पंचायती राज की व्यवस्था करता है। पंचायत जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया, ठीक। ये पंचायती राज की व्यवस्था। अब इसमें 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। अब आप लोग कह सकते हैं अनुच्छेद तो पहले ही हो गए, तो जोड़े कैसे गए। जैसे 243 क्या है, 243 पंचायती की बात करता है ना, उसमें जो ए है, बी है, सी डी डैश ओ तक जोड़े गए ना, इसी को बोलते हैं सब आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये 16 अनुच्छेद जोड़े गए और 29 विषय थे। पंचायत में 29 विषय थे, इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंचायती राज में कितने विषय थे, 29 विषय थे, ठीक। आगे देखते हैं, आगे हम 11वीं अनुसूची हो गई, 12वीं अनुसूची देखते हैं। 12वीं अनुसूची, इधर 11वीं पंचायती राज हो गया, तो 12वीं में नगर पालिका है। नगर पालिका में क्या है कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें भाग 9A, उसमें भाग 9A था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, भाग आपका 9A हो गया, ठीक है, भाग 9A। अब उसमें 29 विषय था, कितना भी 29 विषय था, इसमें कितना है 18 विषय। 18 विषय अनुच्छेद 243P, यहाँ 243O तक था, अब उसके आगे 243P से अनुच्छेद 243ZG तक जोड़े गए, ठीक है, ये 12वीं अनुसूची में, ठीक। तो दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब मैं तुरंत ही आपका कल इसमें पूरा कम से कम 40+ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू मच।